बच्चे, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार की गुंडाई चलती है, जिसमें एक है सूदखोरों के आतंक और वसूली की गुंडाई। जहां एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार गुंडों व माफियाओं पर नकेल कसने की बात करती है, वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल के हरदोई जिले में सक्रिय गुंडा बैंक इस दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। जी हां, यूपी का गुंडा बैंक मतलब बगैर पंजीकृत नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी, जो प्रदेश में रहने वाले मध्यम वर्ग के दुकानदारों व जरूरतमंदों को अपने जाल में फंसाकर खुलेआम उनका खून चूस रही है और योगी सरकार का तंत्र सो रहा है। हालांकि इस प्रकार की अन्य और काले कारोबारी है, लेकिन नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी प्रदेश के हरदोई जनपद में ही नहीं बल्कि प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर और मिर्जापुर के कुछ हिस्सों में भी सक्रिय है और इसका सबसे बड़ा सूदखोरी का बाजार 3 राज्यों में सक्रिय है, जिसका नेटवर्क भारत के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से संचालित होता है। नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण ये इनकम टैक्स आदि विभागों की नजर से आज तक बची हुई है। सूत्र बताते हैं कि देखते ही देखते कुछ वर्षों में इसके डायरेक्टर टूटी बाइक से लग्जरी कार और बंगलों का सफर तय करते हुए करोड़ों की काली कमाई कर चुके हैं। नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी एक गैर रजिस्टर्ड संस्था है। हरदोई के एक एजेंट के अनुसार ये हरदोई जिले के सदर, साडी, संडीला, समेरा, बिलग्राम, जगदीशपुर, माधोगंज, मालवा आदि बाजारों में अपना काला कारोबार फैलाए हुए है, जिसमें महीनों का कम से कम 60 से 70 लाख तथा एक वर्ष में तकरीबन जिले से 7 करोड़ के आसपास कारोबार करती है। जनसंदेश के हाथ एक बड़ी दस्तावेज की प्रतिलिपि लगी है, जिसके अनुसार एक वर्ष पूर्व माह में जब कारोबार ठंडा था, उस दिन 1,63,680 रुपए की वसूली हुई थी। सिंडिकेट के पास कुल 4 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक मिर्जापुर खाते में मयंक मिश्रा नाम के व्यक्ति के यहाँ जमा कराया गया था। इस विषय में जब हरदोई में काम करने वाले एक एजेंट से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमारे यहाँ निकासी का मतलब मालिक को बचत का पैसा देना होता है। ज्यादातर वो खुद या किसी ड्राइवर या किसी और को भेजकर नगद मंगाते हैं और जब कोई नहीं आ पाता तो बैंक के खाते में भेज दिया जाता है। पूछने पर मालिक कहाँ के हैं और नाम तो उसने वाराणसी का होना बताया और वहीं नाम बताया जो पीएनबी के रसीद पर अंकित है। तो जिस तरह से ये घोटाला चल रहा है, जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, जहां एक तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तो वो लगातार इन चीजों पर नकेल कसने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये चीजें सामने आ रही हैं। ये नया बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है इस कंपनी के द्वारा। और कब तक और कितनी ऐसी इस तरह की और कंपनियां होंगी जो इस तरह से लोगों के साथ घूसखोरी कर रही होंगी, खिलवाड़ कर रही होंगी, ये कहना मुश्किल है। गुंडा बैंक के नेक्सस पर नकेल कब? केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था में दीमक का काम कर रहा है गुंडा बैंक। आपने देखा होगा कि किस तरीके से बिहार में गुंडा बैंक का वर्चस्व कायम था, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार लगातार ये कानून व्यवस्था को स्थिर रखने की बात कर रही है, कानून व्यवस्था का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की बात कर रही है। वहीं गुंडा बैंक का जो बोलबाला है, वर्चस्व है, वो बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मंगल तिवारी जी जुड़े हैं। मंगल तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने एक बड़ी खबर करी है गुंडा बैंक के खिलाफ, आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं, आपके ऊपर झूठे मुकदमे कराए जा रहे हैं। आपने हरदोई में खबर करी, आपने कटिहार में, मिर्ज़ापुर में खबर करी। गुंडा बैंक का क्या वर्चस्व है, कितना वर्चस्व है समाज में? देखिए, ये गुंडा बैंक जो है ये एक तरीके से अंदर ही अंदर गरीबों का शोषण करती रहती है और अर्थव्यवस्था को ये लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है। और ये जो गुंडा बैंक है ये दिखने में शरीफ है, मगर ये उन गुंडों से भी ख़तरनाक है जो एक बार वार करती है और वो अमीरों के ऊपर वार करती है। यहाँ तो गरीबों के ऊपर लगातार वार हो रहा है और उनका खून चूसा जा रहा है। हम आपसे यही सवाल करेंगे, गुंडा बैंक काम कैसे करती है, उसका कैसे काम करने का तरीका है और उसमें मासूम लोग, ख़ास तौर से हम बात करेंगे मध्यम और गरीब वर्ग के लोग कैसे फंस जाते हैं?
जी, ऐसा है कि ये एक तरीके का ये रैकेट है जो बिना रजिस्ट्रेशन जो है कि काम करती है। वो किसी भी फर्म के नाम से, फर्म का कोई भी नाम दे दिया, चूँकि रजिस्ट्रेशन होता नहीं है तो वो कोई भी नाम दे सकता है। तो इनका जो काम है वो ये है कि 100 रुपये अगर वो आपको ब्याज पे पैसा देते हैं तो सालाना इनका जो, अगर आप एक रिकॉर्ड देखेंगे, एक रेशियो देखेंगे, तो ये 100% के आसपास इनका ब्याज है। जबकि आप अमूमन देखेंगे कि बैंकों का जो ब्याज है वो 12 से 18%, किसी किसी का 24%, और एकाक बैंक का अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड वगैरह का उपयोग करेंगे तो 24 से लेके जो है कि ये आपका 27 एक बैंक ऐसा भी हमने पाया है प्राइवेट जो 32% है, सिर्फ एक पूरे भारत में। और ये जो काम कर रहे हैं, ये क्या करते हैं कि ये पर मंथ जो है कि 6.6 की दर से बता के 3 महीने के लिए 20% का ब्याज निर्धारित कर कमज़ोर वर्ग के लोगों को, या यूँ कहिए कि ज़रूरतमंद लोगों को फंसा के ये जो है कि उसको ब्याज पे पैसा देते हैं। और डेली, जबकि बैंकिंग नियम में डेली जो है कि वसूली या रिकवरी नहीं है या जमा नहीं कराया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि जिस दिन ये पैसा देते हैं उसके अगले दिन से ये वसूली करते हैं। और अगर आप इनका साल का औसत देखेंगे तो ये 100% के आस पास का ब्याज दर है, जो किसी नियम और कानून में नहीं है। और उसके अलावा जो ये लोग कागज़ लेते हैं अपने ग्राहकों से, जिनको फंसा के बरगला के, वो नॉन जुडिशियल पेपर है जो ब्लैंक है। जो इनसे चेक लेते हैं वो ब्लैंक है, जिस पे न तो कोई रकम लिखी जाती है न कोई अमाउंट। यानी इस तरीके से जब वो ग्राहक फंस जाता है तो ये उससे मनमाने तरीके से वसूली करते हैं, डराते धमकाते हैं। और ऐसा भी केस आया है कटिहार और पूर्णिया में कि लोगों ने आत्महत्या कर ली है और कुछ लोगों की हत्या भी हुई है, जिस पे एसआईटी गठित हुई है। लगभग हाई कोर्ट पटना के आदेश पे 500 की लिस्ट एसआईटी ने जो है कि कोर्ट में जमा भी किया है, और काफ़ी कुछ रेड भी पड़े हैं सीबीआई और ईडी के। तो उसी में एक नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी का नाम जो है सामने आया है, जिसका खबर हमने प्रकाशित की थी अपने अखबार में, कर्म क्षेत्र इंडिया में। तो उस कर्म क्षेत्र इंडिया में इनका जो कारोबार है नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी का, वो 4 राज्यों में है, जो मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर प्रयागराज और ये हरदोई जनपद का जिक्र है, कटिहार, बिहार का कटिहार पूर्णिया ज़िला है, मध्य प्रदेश का रीवा मनीगवा वगैरह है, और उसके बाद जो है राजस्थान में भरतपुर ज़िला था, और आगरा मंडल उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पे नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी करोड़ों रुपए का बिजनेस करती है। और ये बिल्कुल अवैध है, ये बिना रजिस्टर्ड है, और काफ़ी दिनों से जो है कि इसमें लगे लोग करोड़ों के मालिक बन गए। और ये जो पैसा है ये गरीबों और ज़रूरतमंदों का खून चूसकर इकट्ठा की गई है। अब इससे काफ़ी संपत्तियां अर्जित की गई हैं। तो ऐसे जो मासूम लोग हैं, जो गुंडा बैंक के जाल में फंस जाते हैं, उनको कौन से दस्तावेज जो होते हैं भरने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं? जी, जैसा जो कि मैंने जब साक्ष्य संकलन किया था समाचार के लिए, तो उसमें ये पाया गया कि ये उससे जो है कि ब्लैंक स्टाम्प पेपर लेते हैं, ब्लैंक चेक भी लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, एक एप्लीकेशन लेते हैं जिस पे ब्लैंक सिग्नेचर किया जाता है, जो सारे के सारे नियम विरुद्ध हैं। ऐसे दस्तावेज लेके उसको बरगला के पहले तो लोन देते हैं, उसके बाद में ज़बरदस्त जो है कि इंटरेस्ट लगाकर उससे वसूली करते हैं, और उसको मानसिक रूप से बुरी तरीके से प्रताड़ित कर ऐसा करते हैं कि आदमी आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। इतना ज़्यादा वर्चस्व कैसे बढ़ जाता है गुंडा बैंक का? 3 प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में इतना बड़ा वर्चस्व? जी देखिए, ऐसा है कि जो स्थानीय पुलिस है, जिनको इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जो जिला प्रशासन है, जो सूदखोरी के धंधे को नियामक या यूँ कहिए कि उस रूल्स को देखती है, जिला स्तर पे एडीएम होते हैं, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इस कंपनी या ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो मानक है वो 2% लगभग मैंने सुना है, ये तो प्रशासनिक अधिकारी बताएंगे कि इनका मंथली 2% है, जबकि ये 6-7% से 15% तक कभी कभी मंथली जो है कि प्रति माह ब्याज दर से इंटरेस्ट लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महीने में लेन देन नहीं होता है, ये रोज़ होता है, प्रतिदिन की तरह वसूली होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जो मेरे साक्ष्य संकलन मिले थे मुझे, तो उसके अनुसार ये है कि अगर वो 1 लाख रुपए किसी को देते हैं ज़रूरतमंद को, तो अगले दिन से 1500 रुपये
पर डे की वसूली होती है। आप इस तरीके से देखेंगे तो ये साल का एनुअल जो वार्षिक ब्याज दर है वो 100% के आसपास पहुंचता है। कभी-कभी आप रेशियो देखेंगे 1-2 चीज़ें और हैं तो 100% से पार चला जाता है ये। ये तो बड़ी बात बताई आपने कि जो मासूम लोग हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 100% ब्याज दर देना कहीं न कहीं एक बड़ी मुसीबत साबित होती है, जिसके लिए वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। आपने जो सबूत इकट्ठा करे थे, उसके बारे में अगर हम बात करें, क्या आप वो सबूत हमें दिखा सकते हैं? कैसे खबर शुरू करी? कौन पीड़ित आपके पास आया? जी, ऐसा है कि मैंने एक खबर पढ़ी थी हिंदुस्तान अखबार में छपा था वो 8 जुलाई 2018 को। तो मैंने देखा कि जहाँ चूँकि मैं मिर्ज़ापुर में हूँ, मिर्ज़ापुर का ही निवासी हूँ, तो उसके अनुसार मिर्ज़ापुर में भी कई जगह पे मैंने नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी की जो है कि नाम सुनी थी और एक आध जगह पे पासबुक भी दिखा था, जैसे फतहा में दिखा था। क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते कि उन्होंने लोन लेके अपना व्यवसाय शुरू किया है या ज़रूरत के हिसाब से लोन लिया है। तो हर व्यक्ति इसको छुपाना चाहता है, इसी का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। तो मैंने देखा कि मिर्ज़ापुर में जो है कि ये कारोबार चल रहा है। पहले मैंने मिर्ज़ापुर को ही देखा, तो 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन लगे। फिर मैंने मिर्ज़ापुर में देखा कि इस तरीके का कारोबार चल रहा है और मुझे तब तक जो है कि ये हिंदुस्तान अखबार की जो मैंने रिपोर्टिंग जो देखी थी तो उसमें देखा कि ये सब चीज़ें आई हैं। मैंने अपने जो है कि संपादक से परमिशन लिया, बाकायदे लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद मैं बिहार गया और बिहार में कवरेज की तो इस मामले का खुलासा हुआ और मैंने करीब 1 डेढ़ महीने इसमें मेहनत की। थोड़ी तकलीफ़ें हुई, कहीं धमकियाँ मिली, कहीं नुकसान भी हुआ और 1 डेढ़ महीने जो है कि काम करने के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है कि मिली हैं और मैंने इसका भंडाफोड़ किया, जिसके बाद से धमकियाँ-चमकियाँ मिली है और ये सब तो आप जानते हैं कि किसी भी पत्रकार के साथ होता रहता है। आप पर मुकदमे भी लिखवाए गए हैं, किसने लिखवाए हैं? क्या वजह थी? हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टेड चीज़ है। देखिए ऐसा है कि मैंने जो ये खबर चलाई थी उसमें जो है कि 15 अक्टूबर 2019 को मैंने लिखा था और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं कहीं आस-पास होगा। तो मैं एक फ़ाइल लेता हूँ और फ़ाइल में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये है 15 अक्टूबर 2019 का और उसमें जो है कि मैंने इस नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी का बाकायदे पासबुक वगैरह छापा था, डिटेल्स दिया था। इनका 3-4 राज्यों में इनका काला कारोबार चल रहा है। तो 3-4 दिन के बाद खबर पब्लिश हुई। 3-4 दिन के बाद 19-20 अक्टूबर को मुझे मैसेज आया, मोबाइल पे धमकी मिली और वो अननोन व्यक्ति था। फिर मैंने पुलिस को कंप्लेन भी की और बाद में पुलिस से ही मुझे दबाव मिलने लगा कि मामले को ये सब मत करिए, ठीक है, ऐसा, और कार्रवाई नहीं हुई। क्या वजह लगती है आपको कि पुलिस उल्टा आपके ऊपर दबाव बना रही है? ऐसा है कि मामला ये था, जो मुझे बाद में पता चला कि जो व्यक्ति आरोपी है, जिसने मुझे धमकी दिया था, जो अज्ञात था, बाद में उसका नाम जो है सामने आया। उनका एक भाई जो है कि इसी मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार में मुंशी, एक थाना है चुनार थाना, उसमें मुंशी के पद पे कार्यरत था वो। उनकी वजह से जो है कि मिर्ज़ापुर पुलिस जो विवेचक थे या जो जांचकर्ता अधिकारी या जो जांच कर रहे थे, वो उसके प्रभाव में थे और उन्होंने जो है कि दबाव बनाना शुरू किया और उन्होंने ऐसा काम किया कि जैसे वो जो कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर 3 नवंबर को मुझे फिर गाली गलौज हुआ और जब भी फ़ोन आता था हमेशा रात को 11 बजे के बाद ही आता था और रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आता था। और इस दौरान मुझे कानपुर, हरदोई, बिहार के कुछ जगहों से और न जाने कहाँ-कहाँ से जो अज्ञात लोग थे, उनके फ़ोन आने लगे, धमकी-चमकी आने लगी कि ये नेशनल फाइनेंस ट्रेडिंग कंपनी का जो भी है, ये इसका जो खबर प्रसारित कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको ये जान-माल के नुकसान। और खुद जो है कि जिनका भी मैं नाम लूँगा, उस व्यक्ति की तरफ से आया कि मैं तुम्हें कूच के मार डालूँगा। उनके मैनेजर का आया कि मैं तुमको गोली मार दूँगा। इस तरीके से जो है कि फ़ोन पे धमकियाँ मिलना शुरू हुआ। नाम भी ले लीजिए। देखिए, नाम तो अब सार्वजनिक हो ही गया है, चूँकि मैंने एप्लीकेशन अज्ञात में दिया था। पुलिस ने जो नाम लाया है वो है मयंक मिश्रा, पुत्र सरकार मिश्रा, जो ये इनका पैतृक निवास गाजीपुर जनपद है, मगर ये वर्तमान में वाराणसी में रहते हैं और इन्होंने करोड़ों का जो है कि संपत्ति अर्जित की है, ऐसा मुझे जानकारी मिला। और हाल में एक तो बंगला भी लिया किसी आईपीएस का, मैंने सुना 3-4 करोड़ का है। ये इतना पैसा कहाँ से आया, ये शायद बताना उनके लिए मुश्किल होगा। अब ये तो जाँच का विषय है। अगर ये सही से जाँच हो जाए तो ये करोड़ों के मालिक हैं, जो काली कमाई का जो है कि फलस्वरूप है। वो मुझे जान से मारने की, बच्चे के अपहरण की, इस तरीके की धमकियाँ दे रही हैं और उन्होंने समझौता करने का भी प्रयास किया। पहले बनारस से मुझे जो है कि ये फरवरी था साल 2021 का, तो उसमें 9 और 12 फरवरी को मुझे कुछ धमकियाँ मिली बनारस के 2 अलग-अलग थानों से कि आप ऐसा मत करिए। पहले तो समझौता वाला बात आया। मैं ऑफ़र भी करा था उन्होंने? जी हाँ, ऑफ़र तो था, बड़ा अमाउंट था ऑफ़र।
चूँकि मामला करोड़ों से जुड़ा था, तो मैंने लेने से इनकार कर दिया। तो बीसों दिन उन लोगों ने मेहनत किया, कुछ स्थानीय पत्रकारों को भी शामिल किया, कुछ नेताओं को, कुछ जो है कि संगठनों को भी। और उस समय जो है कि मंडलायुक्त थे मिर्ज़ापुर में, योगेश्वर राम मिश्र। तो मैंने वो जाके, मेरे साथ कुछ 15-20 पत्रकार साथी भी गए थे, तो जाके मैंने उनको बताया कि देखिए सर, बनारस से फ़ोन आ रहा है, वाराणसी जनपद से, और मैंने एक फाइनेंस कंपनी का ये खुलासा किया है भ्रष्टाचार का, काली कमाई का, वो जो है नॉन रजिस्टर्ड है। तो मुझे ऐसा जो है कि कुछ आशंका हो रही है कि फर्जी शिकायत की जाएगी। ये है 15 फरवरी 2021 की घटना, और 16 तारीख को सारे अखबारों में छपे, जिसमें अमर उजाला, दैनिक जागरण और बड़े प्रमुख समाचार पत्रों में छपे मिर्ज़ापुर में। और 16 तारीख को मेरे ऊपर जो है कि जब अखबार में छपे 15 तारीख को दिन को, तो 16 तारीख की रात को एक शिकायत पत्र जो है कि वहाँ सारनाथ थाने में दर्ज हुई, जबकि मुझे पता भी नहीं। ये भी मुझे 5 महीने के बाद पता चला, नेशनल फाइनेंस के एक एजेंट के माध्यम से, धमकी भरे स्वर में उसने भेजा था। तो मैंने उनसे कहा कि सर, कि ये जो फर्जी शिकायतें आ रही हैं या पुलिस का फ़ोन आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे फंसाया जाएगा। तो इस शिकायत के बाद जो है कि उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा आगे पुलिस को, मगर जांच तो पुलिस को ही करनी थी, और पुलिस उनकी खुद की लग रही थी या उनकी खुद की मदद कर रही थी। तो हुआ यूँ कि 15 की खबरें 16 को छपी, और 16 तारीख को रात को मुझ पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, और काल था कोरोना काल। और उसमें हुआ यूँ कि 16 तारीख को रात में मुकदमा दर्ज हुआ, और मात्र 3 दिन में, कोरोना काल में, पुलिस के पास कोई काम नहीं था, सारनाथ पुलिस के पास। सारनाथ पुलिस ने 3 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में चार्जशीट भी भेज दी, जिसकी न तो मुझे कोई सूचना हुई, न मेरी CDR निकाली गई, न ही मुझे कुछ बताया गया। इसकी जानकारी नेशनल फाइनेंस के एक एजेंट है, अमरनाथ मिश्रा, जिसका पूर्णिया जनपद जो बिहार में है, वहाँ पे एक बनमनखी थाना है, उसमें ये खुद एक जो है कि पीड़ित है, जिसका 30,000 रुपये की छिनैती हुई थी, जब ये नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी में काम करके शाम को वहाँ से पैसे लेकर अपने जो है कि कैंप कार्यालय कहीं जा रहा होगा, जबकि इनका कोई कार्यालय भी नहीं होता, ये गुपचुप रूप से काम करते हैं। एक रैकेट है, एक सिंडिकेट है ये फर्जीवाड़े का। तो ये रिकॉर्डेड है, उसके माध्यम से मुझे मैसेज भेजा गया था, और इसकी भी मैंने पुलिस में शिकायत भी की। तो इस तरीके से ये काम करती है। ये अपने दुश्मनों को या इसके धंधे में जो लोग रोड़ा अटकाते हैं, उसको कभी भी जान माल का नुकसान कर सकती है। ऐसे ही एक घटना मैंने सुना था, जो है कि तो जब फिलहाल जांच का विषय है, कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ बिहार में, वहाँ एक कोई मुन्ना नाम का व्यक्ति था, पान का धंधा चलाता था, और उसकी भी मौत कुछ संदिग्ध हुई थी। फिलहाल पुलिस ने जो उसकी क्या जांच की हुई, मुझे भी नहीं पता है। ये बड़ी बात कही आपने। देखिए किस तरीके से दबाव और परेशान करा जाता है जो पत्रकार सच्चाई को लिखते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि हम जैसे लोग हैं, आम नागरिक हैं, उनके पास फ़ोन आते हैं कि बिना पेपर वर्क के लोन आपको मिल जाएगा आसानी से, कम ब्याज दरों में। क्या ये इसके ऊपर, क्योंकि हम ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने रिसर्च करा है जो ऐसे कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, उसके ऊपर। तो ये भी क्या फर्जीवाड़ा है? अगर फर्जीवाड़ा है तो इससे कैसे बचा जाए? जी देखिए, इसमें क्या है, कई प्रकार के लोग हैं। कुछ तो रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं, जो जनपद स्तरीय हैं या स्टेट लेवल के हैं। तो अगर वो रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि लीगल तरीके से काम करेंगे। कुछ आपने देखा होगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, मेरी एक खुद की रिसर्च है, और इसमें ये लीगल तो होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, मगर जो इनके कस्टमर होते हैं, जैसे अभी हाल में ही देखा होगा कि आपने कई तरीके की जो है समाचार पत्रों या मीडिया में उछलती आई हैं कि ये रजिस्ट्रेशन तो कराते हैं, मगर जो ये गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उस टैक्स में चोरी होती है। दिखाते हैं 100 क्लाइंट, और होते हैं इनके 150 से जो है 1,500 तक। तो उनसे जो इनका लेन देन होता है, वो जो है कि चोरी करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं, फिलहाल अभी मैं उनका तथ्य नहीं दे पाऊंगा, मगर ऐसे आए हैं कि जिनका पैसा पेड हो चुका है, जमा हो चुका है, या जिनका पैसा जो है कि उनका वो नील करके या उसको ब्लैक लिस्ट में डाल के क्या बोलते हैं, NPA अकाउंट दिखा के गवर्नमेंट से इन्होंने सब्सिडी प्राप्त की है, उससे भी ऐसी बैंकें जो है कि उन ग्राहकों से पैसा वसूल के अपने किसी अन्य फंड में जो है कि ट्रांसफ़र कराती है। एक जो है कि ये भी जांच का विषय, बहुत बड़ा रैकेट है ये। बशर्ते क्या है कि इसकी जो है कि वो रजिस्ट्रेशन के कारण इसकी जांच नहीं हो पा रही है। फिलहाल नेशनल फाइनेंस एंड ट्रेडिंग कंपनी एक बिल्कुल हट के जो है कि वो कंपनी नहीं है, मगर कंपनी की तरह ही एक फर्जी फाइनेंस कंपनी है, जिसकी जांच होना बहुत ही ज़रूरी है। एक सवाल और उठता है मंगल जी, आपने इसके लिए खबर करी, आपको धमकियां मिल रही है। ऐसे जो कंपनियां हैं जो आम नागरिकों को परेशान कर रही हैं, जो आम नागरिकों को इतना दबाव बना रही है कि उस दबाव को नहीं झेल पा रहे हैं, वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को
खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन का काम है ये। उसके बाद में सरकार के अपने जो है कि जो तंत्र हैं, सरकार को चाहिए कि ऐसी जो है जो सूचनाएं मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचती है या उनके लोगों तक पहुंचती है, ऐसे में कार्रवाई करे। ये तो उल्टा जो है कभी कभी पत्रकार ही इसके शिकायत हो जाते हैं, उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाती हैं। ऐसे कई बार देखने को मिलती है, जबकि मीडिया तो वही कहती है जो जनता की आवाज़ होती है, और जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करती है मीडिया। तो मीडिया की बात सुननी चाहिए। मीडिया कोई अपना पक्ष नहीं रखता है, वो जनता की बात आप तक पहुंचाती है जो पहुंच नहीं पाती है बड़े सरल तरीके से। बस वो जांच कराइए आप। अगर आपको लगता है कि हाँ वो मीडिया कर्मी दोषी है, तो फिर जो है कि जबकि ये माननीय न्यायालय का भी अपना एक जो है कि वो निर्देश है कि जब मामला मीडिया में आए तो कम से कम उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वो जांच कराए, कार्रवाई करना नहीं करना वो सरकार का काम है। ठीक है सर, आपने जो बात बताई है, जो ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं गुंडा बैंक हैं, उनके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, और जो खबरें करी हैं, कभी जनसंदेश ने भी करी है, कभी आपने भी खबरें करी हैं, तो उन पत्रकारों के ऊपर कितना मानसिक तनाव होता है, कितना उनको प्रताड़ित करा जाता है, कितना दबाव बनाया जाता है, उनको जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी करवाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को झेलने के बाद जब पत्रकार खबर लिखता है और जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी जो मनोबल है वो टूट जाता है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अब देखना होगा कि इस खबर पे किस तरह से संज्ञान लिया जाता है, ये देखना बेहद अहम होने वाला है। और ऐसी और तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।